भारत इंग्लैंड मैच के नतीजों को लेकर क्रिकेट लवर्स काफी दुखी हैं क्योंकि एक बुरी हार का सामना भारतीय टीम को करना पड़ा है। रोहित शर्मा का शतक भी बेकार चला गया और कोहली भी जीत नहीं दिला पाया और इस वजह से भारत ने यह सीरीज 2-1 से गंवा दी है। अब इसके मायने क्या कुछ हैं, आखिर कहां चूक हुई कि इतनी बड़ी हार हुई, तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, जिस तरह से तीसरे मैच को लेकर भारतीयों ने उम्मीद लगा रखी थी कि भारतीय टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी, जीत हासिल करेगी, लेकिन मुकाबला तो रोमांचक हुआ, प्रदर्शन भी बल्लेबाजों ने अच्छा किया, लेकिन इसके बावजूद जीत नहीं मिल पाई। देखिए, तीसरे वनडे इंटरनेशनल की बात कीजिए, ऐतिहासिक लॉर्ड्स में खेला गया यह मुकाबला। भारतीय टीम ने एक जो लक्ष्य था वो बहुत बड़ा था, 388 रन बनाना था, लेकिन 360 रनों तक भारतीय टीम पहुंची, तो इसको आप एक अच्छा एफर्ट तो कह सकते हैं। और इसलिए भी ये भारतीय टीम के लिए इसमें वो पॉजिटिव दिखता है कि रोको को एक बार फिर से हमने लय में देखा। रोहित शर्मा और विराट कोहली को दोनों के बीच शतकीय साझेदारी हुई। रोहित शर्मा ने शानदार शतक लगाया तो विराट कोहली ने अर्धशतक लगाया। लेकिन देखिए, अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो इंग्लैंड की टीम ने जब एक बार 387 रन बना दिए पहली पारी में, तो मैच ऑलमोस्ट वहीं फिनिश हो गया था। ये तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली की एक्सेप्शनल बल्लेबाजी थी कि जीत का मार्जिन इंग्लैंड को बड़ा नहीं मिल सका, सिर्फ 27 रन से वो जीत सका। तो जब पहली बार आप बनाने दे देते हैं 387, तो यहां गेंदबाजों की कमजोरी उभर कर सामने आती है। देखिए, अगर आप देखें तो 45 ओवर तक स्थिति ऐसी थी कि मैच भारत के ग्रिप में था, क्योंकि उस वक्त लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम 350 रनों तक जाएगी और अगर ये स्कोर 350 का होता तो परिणाम दूसरा हो सकता था। इसके अलावा आप देखिए, जब तीसरा विकेट गिरा था 324 रन पर इंग्लैंड का, हैरी ब्रूक आउट हुए थे, तब वो 47वां ओवर था। मतलब इसके बाद 19 गेंदें बची हुई थी और यहां से जो भारतीय गेंदबाजों ने रन लुटा दिए। और आप देखिए कि ये 324 से 387 रन अगर पहुंच जाता है तो आप देखिए कि 60 प्लस रन अगर आप आखिरी 3 ओवर में खर्च करेंगे तो परिणाम यही आएगा। ये तारीफ वहां पर बनती है जॉश बटलर की। 13 गेंदों पर 41 रन उन्होंने बनाए और पूरे मैच का कॉम्प्लेक्शन चेंज कर दिया। तो बटलर की बल्लेबाजी और आखिरी 3 ओवर में भारतीय गेंदबाजों की गेंदबाजी इस हार का कारण बनी है। लेकिन जब आप इस सीरीज की समीक्षा कीजिए कि सीरीज में हम क्यों हारे, तो पहली बात तो यह दिखती है कि भारत के पास क्वालिटी ऑलराउंडर की कमी थी। हार्दिक पांड्या के चोटिल हो जाने के बाद सेना कंट्रीज में भारत के पास उस लेवल का कोई ऑलराउंडर उपलब्ध ही नहीं है। उनका जो सब्स्टिट्यूट है नीतीश रेड्डी, वो भी चोटिल हो गए। तो एक क्वालिटी ऑलराउंडर की कमी, जो कि तेज गेंदबाजी भी करता हो और बल्लेबाजी भी कर लेता हो, ऐसे ऑलराउंडर की कमी सीरीज हार के लिए भारत की पहली और महत्वपूर्ण वजह बनी है। क्योंकि आप देखिए, जब आप इंग्लैंड की टीम को देखते हैं तो आप सैम करन को देखते हैं। सैम करन ने इस पूरी सीरीज के दौरान बल्ले से भी जब जरूरी हुआ तो स्कोर किया और गेंदबाजी तो उन्होंने लाजवाब की है। तो आप ये देखते हैं कि ये जो क्वालिटी ऑलराउंडर में गैप था दोनों टीमों में, उसका फायदा इंग्लैंड की टीम को मिला और भारत को उसका नुकसान उठाना पड़ा। दूसरा कारण आप जाए तो एक बात जो समझने की होगी कि कंसिस्टेंसी की जब हम बात करते हैं तो भारतीय प्रदर्शन में वो निरंतरता देखने को नहीं मिली। जिस तरह से वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल ने पहले वनडे इंटरनेशनल में बल्लेबाजी की थी, बाद के 2 मैचों में वो नहीं कर सके।
अक्षर पटेल एक विकेट टेकर नहीं होकर रन रोकने वाले गेंदबाज के रूप में सामने आए हैं। और ये एक बड़ी वजह है कि जो इंडियन स्पिनर्स हैं जिनको कि प्रभावी होना चाहिए था वो उस तरह से प्रभावित नहीं कर सके और भारतीय हार की ये एक बड़ी वजह है। इसके बाद आप देखिए कि टीम जसप्रीत बुमराह पर बहुत डिपेंडेंट है। तीसरे मैच में जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे थे तो भारतीय गेंदबाजों ने 387 रन लुटा दिए। तो यह भी एक चीज देखने की है कि बगैर जसप्रीत बुमराह जो नवोदित तेज गेंदबाज हैं वो कब से जिम्मेदारी लेना शुरू करेंगे। प्रसिद्ध कृष्णा को खेलते हुए एक लंबा अरसा हो गया है। अर्शदीप सिंह भी लंबे समय से टीम के साथ जुड़े हुए हैं। तो अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको लेनी चाहिए, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में नाकाम रहे हैं ये भारत के युवा तेज गेंदबाज। ये बात भी यहां पर दिखती है। तो भारतीय हार की एक बड़ी वजह यह भी दिख रही है कि जो क्वालिटी फास्ट बॉलिंग है बुमराह को छोड़कर आप देखें तो वो क्वालिटी फास्ट बॉलिंग दिखती नहीं है। वो पैचेस में बॉलिंग करते हैं। या तो आपको कभी लगेगा कि बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने कंसिस्टेंसी वाली बात की ना, वो कंसिस्टेंसी इन तेज गेंदबाजों में भी नहीं है। चौथी वजह आप देखिए तो जो पावर प्ले में गेंदबाजी होता है और जो डेथ ओवर में गेंदबाजी होती है, अगर आप यहां पर बेटर नहीं करेंगे तो फिर आपको परेशानी होगी और भारतीय टीम जो है यहां पर जो है चूक जाती है। ये हम बार बार देख रहे हैं। और मिडिल ओवर्स में गेंदबाजों के अंदर जो एक विकेट टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए वो एबिलिटी भी दिखी नहीं। अगर लॉर्ड्स में तीसरे वनडे की बात करें तो जिस तरह से जैकब बेथल ने, जो कि एक पार्ट टाइम स्पिनर हैं, उन्होंने गेंदबाजी की, वो देखकर आश्चर्य हुआ कि टीम मैनेजमेंट ने टीम में 4 तेज गेंदबाज क्यों रखे। कुलदीप यादव बेंच गर्म करके वापस भारत आ रहे हैं, उनको क्यों अवसर नहीं दिया गया यह समझ से परे है। क्योंकि देखिए कुलदीप आपको महंगे साबित हो सकते हैं तो यहां सस्ते कौन साबित हो रहे हैं। देखिए गुरनूर बरार का बॉलिंग एनालिसिस आप देख लीजिए, 95 से ज्यादा रन उन्होंने, लगभग 100 रन के आसपास उन्होंने खर्च किए। अर्शदीप सिंह को रन पड़े हैं, प्रसिद्ध कृष्णा को रन पड़े हैं, तो किफायती तो कोई भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको कुलदीप के साथ चांस लेना चाहिए था कम से कम इस निर्णायक मैच में जो डिसाइडर था। तो यहां पर भी एक और कमजोरी जो 5वीं वजह है कि सही प्लेइंग 11 चुन पाने में जो है वो टीम मैनेजमेंट सफल नहीं रहा। और एक और जो सबसे बड़ी वजह है वो है खिलाड़ियों का चोटिल होना। और उदय, ये वास्तव में चिंता की बात है। आप देखिए टीम अनाउंस होता है, फिटनेस की बात आती है, हार्दिक पांड्या अनफिट हो जाते हैं। हार्दिक पांड्या की जगह नीतीश रेड्डी को चुना जाता है, नीतीश रेड्डी अनफिट हो जाते हैं। फिर हर्षित राणा को टीम में जगह दी जाती है, वो T20 इंटरनेशनल खेल रहे होते हैं, फिर आपको हर्षित राणा चोटिल हो जाते हैं। तो कितने प्लेयर चोटिल होंगे। आखिर में दूसरे वनडे इंटरनेशनल के दौरान वाशिंगटन सुंदर चोटिल हो जाते हैं। तो क्यों हो रहे हैं इतने खिलाड़ी चोटिल। एनसीए में क्या कुछ हो रहा है यह समझने की जरूरत है। क्या खिलाड़ी पूरी तरह से फिट हुए बगैर ही टीम को ज्वाइन कर ले रहे हैं। क्योंकि देखिए ये चिंता शुभमन गिल ने भी जताई है कि अगर आप 1 मैच 2 मैच खेलते हैं और तुरंत चोटिल हो जाते हैं तो टीम मैनेजमेंट की भी तो परेशानी समझिए। वो एक स्ट्रैटेजी बनाता है एक सर्टेन टीम के साथ। अब जब उसमें से एक खिलाड़ी चोटिल होता है तो वो प्लान 2 पे जाता है। जब वहां पर वो एक टीम बनाता है तो फिर वो खिलाड़ी चोटिल हो जाता है। आप प्लान 3 प्लान 4 बनाते रहिए, आपको परेशानी होगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि फिटनेस पर काम किए जाने की जरूरत है। लेकिन अंत में ये जरूर कहूंगा कि रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की बहुत सारी खबरें थी, लेकिन उन्होंने दिखाया कि अभी भी वो टीम की जरूरत है। लेकिन उनको भी फिटनेस पर
और काम करते रहना होगा। देखिए अक्सर हम देख रहे हैं कि क्रैम्प्स भारतीय खिलाड़ियों को ज्यादा आ रहे हैं। अगर ये हाल रहा तो आप समझिए वर्ल्ड कप में अगर आप फाइनल तक जाते हैं, जो कि 2027 में होने वाला है, तो 11 मैच आपको खेलने पड़ेंगे। तो वैसी परिस्थिति में क्या खिलाड़ी 11 मैच खेलने के लिए फिजिकली तैयार हैं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आप वर्ल्ड कप की तैयारी में लगे हैं। इसलिए यह सवाल मेरे मन में आया कि फिटनेस एक भारतीय टीम की बड़ी समस्या बन गई है। हर दूसरे तीसरे मैच में खिलाड़ी चोटिल होकर बाहर हो जा रहे हैं। मैंने एक नाम तो छोड़ दिया, जसप्रीत बुमराह भी आखिरी वनडे में इसलिए नहीं खेले क्योंकि वो फिट नहीं थे, उनको भी निगल था। तो अगर ये स्थिति रही तो फिर आप वर्ल्ड कप में कैसे जाएंगे? ये अभी भारतीय क्रिकेट के जो नीति निर्धारक हैं उनके लिए सोचने का समय है। वैसे एक बात यह भी है कि नुक्ताचीनी तब ज्यादा होती है जब आप हार जाते हैं। तो अभी भारतीय टीम हारी है तो ये सारी कमियां उजागर हुई हैं। हालांकि ये कमियां कोई नई नहीं है, ये कमियां पिछले कुछ समय से रेगुलर चली आ रही हैं, ये फिटनेस वाली। लेकिन जब हम जीत रहे होते हैं तो उस समय हम कहते हैं कि भारत इतनी मजबूत टीम बना सकता है कि वो 2 टीम बना लेगा, 3 टीम बना लेगा। लेकिन जब आप हकीकत की जमीन पर उतरते हैं तो आपको पता चलता है कि जो खिलाड़ी महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण है और वो आपके प्लेइंग 11 में होना ही चाहिए अगर आपको बड़ी जीत चाहिए। तो देखिए मैं फिर से कहूंगा कि हार्दिक पांड्या का फिट होना भारतीय टीम के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो रोहित शर्मा और विराट कोहली का फिट होकर खेलते रहना भी वनडे वर्ल्ड कप के लिए बेहद जरूरी है। जसप्रीत बुमराह का फिट होना भी बेहद जरूरी है। और फिर सोचने का समय भी है कि क्या अक्षर पटेल के साथ आगे जाएंगे या फिर रविंद्र जडेजा की टीम में एंट्री करानी पड़ेगी। तो ये कुछ सवाल हैं जो कि चयनकर्ताओं के सामने हैं, आपको जो टीम मैनेजमेंट है उसके सामने है। देखिए ये दुख होता है जब टीम हार जाती है, तो वो दुख स्वाभाविक है। लेकिन इस टीम में आप योग्यता पर कोई सवाल नहीं उठा सकते, इनके एबिलिटी पर कोई सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि इन्होंने अपने आप को बार बार प्रूफ किया है। तो खिलाड़ियों पर विश्वास करना होगा। एक सीरीज हम हारे हैं लेकिन इस टीम पर भरोसा है कि ये टीम वापसी जरूर करेगी। चलिए, तो ये टीम वापसी जरूर करेगी, क्योंकि एक मैच हारने से टीम पर सवाल नहीं उठ सकते। अब देखने वाली बात यह होगी कि टीम इंडिया इस हार को लेकर खुद को कब तक तैयार करती है और इस हार की गलतियों से सबक क्या कुछ सीखती है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।